प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसमें से एक बहुत बड़ा कानून का जो इशू है वो ये है, आपका जो बयाना अमाउंट है, जो अर्नेस्ट मनी जो आपने पे किया है, पे करने वाला जो खरीदार है वो ये सोचता है कि अगर कल को मैं पूरा पैसा नहीं दे पाया तो मेरा वो अमाउंट जब्त तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में तो लिखा है। दूसरी तरफ जो बेचने वाला है वो ये सोचता है कि सामने वाला पेमेंट तो कर नहीं पाया, एग्रीमेंट में भी लिखा है, लेकिन मैं जब्त कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि जब्त कर लूंगा तो कल को मेरी प्रॉपर्टी झगड़े में ना फंस जाए, कल को मेरे पास केस ना हो जाए। तो ऐसे में कानून क्या कहता है, आज हम ये समझेंगे डिटेल में। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं जीवन प्रकाश जी, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, हैविंग मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके ऑडियंस को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करने के लिए जो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो बायर के मन में क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एग्रीमेंट में लिखे होने के बावजूद भी और पेमेंट ना करने पर भी, मतलब वो लेट हो गया पेमेंट करने में, कोई तरीका है जिससे वो अपना बयाना अमाउंट को जब्त होने से बचा सके? हाँ है, क्योंकि सेलर ये सोचता है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि एक स्पेसिफाइड डेट या नंबर ऑफ डेज के बाद बैलेंस अमाउंट देना है, अगर नहीं दे पाएगा तो उसका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग लॉ में सही नहीं है। सिर्फ कैजुअल लिखने से राइट क्रिएट नहीं हो जाता सेलर का फॉरफिट करने का। कोई देश का कानून तो उसको देता नहीं है कि आप फॉरफिट कर लो। ये जो राइट क्रिएट हो रहा है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और उसमें कैजुअल वे में ये बात लिखी हुई है कि एक डेट स्पेसिफाइड है कि आपको बैलेंस अमाउंट देना है, नहीं तो आपको अमाउंट जब्त होगा, फॉरफिट हो जाएगा। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ को समझना पड़ेगा। फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या है कि कोई आपको डैमेज हो रहा हो, एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाया समय सीमा पे, आपको डैमेज हो, तो डैमेज के रूप में भरपाई के लिए आपको जो भी बयाना दिया गया है, एक तय किया गया है, ये मैं फॉरफिट कर लूंगा। सेलर के लिए क्या है कि प्रॉपर्टी के दाम तो भाग रहे हैं ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस पर लॉ ये साफ साफ कहता है, इंडिया का भी और इंग्लैंड का भी, कि सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज के केस में टाइम जो है एसेंस ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, और प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ बायर है। ये मतलब स्पेसिफिकली अगर उसमें लिखा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 45 दिन में आप पैसे नहीं लेकर आ पाए पूरे, तो आपका अमाउंट जो बयाना अमाउंट है जब्त होगा, इसके बावजूद भी वो टाइम असेंस नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। हाँ, लेकिन इसमें कहीं शो नहीं करता है। हाँ। अगर जब्त करना है तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस होनी चाहिए, उसकी इतनी बड़ी पनिशमेंट उसको नहीं मिलनी चाहिए। क्या फेयरनेस है इस पे? तो जब कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए तो वो सब जानता ही है, वो कोई बच्चा तो है नहीं, उसको सब पता ही है। ठीक है, बच्चा नहीं है, लेकिन कानून का फायदा उसको मिलेगा। हाँ। कानून का फायदा जब्त करने वाले सेलर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसका लीगल राइट क्रिएट हो चुका है और वो डाउटफुल नहीं है, वो इन क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चनेबल है। जिस सर्कमस्टेंस में एग्रीमेंट पर लिखा जा रहा है वो क्लॉज इन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्यों है जब इतना स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जब इतने टाइम पीरियड में आप पैसे नहीं लेकर आ पाए तो आपका अमाउंट जब्त होगा, क्योंकि उसके बावजूद भी वो क्यों क्वेश्चनेबल है? इसलिए कि सिर्फ लिख देने से टाइम इज ए एसेंस ऑफ एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एसेंस का मतलब क्या है? जैसे प्रॉपर्टी वहां पे एसेंस है, हाँ, वैसे आप ये कह रहे हैं कि टाइम अपने आप में एसेंस नहीं है लिखने के बावजूद भी। हाँ, तो वो टाइम एसेंस नहीं है, तो वो टाइम एसेंस कैसे बन सकता है? हाँ, कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ तो साफ हो गया, कानून कहता है कि टाइम एसेंस नहीं है, प्रिजम्पशन है, मतलब मेजोरिटी ऑफ केस में नहीं होगा, लेकिन आप एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्रिएट कर सकते हैं टाइम ऑफ एसेंस, कैजुअल वे में राइट। फॉर एग्जांपल, सेलर जो है अब्रॉड जाना चाहता है, अपना सेटल होना चाहता है, यहाँ की प्रॉपर्टी इंडिया की बेचना चाहता है, तो वो एग्रीमेंट में लिख सकता है कि सेलर जो बेच रहा है उसका पर्पस क्या है। अगर इतने दिन में नहीं दे पाएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा उसका, जब फ्रस्ट्रेट होगा तो उसका लॉस होगा, तो इसलिए वो जो है फॉरफिट करेगा। अनदर एग्जांपल है, बेटी की शादी करनी है, शादी फिक्स हो गई है, कोई दूसरा सोर्स नहीं है उसको लेने का, शादी डेफर नहीं हो सकती है, तो इसमें वो एसेंस हो गया। किसी का इलाज कराना है, वहाँ एसेंस है। आपने सिर्फ स्पेसिफाइड लिख दिया और बायर जो है फॉर किसी जस्टिफाइड रीजन से कारण से लेट हो गया पैसा लाने में, तो उसका कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ। मैं समझ गया सेलर्स का, मैं समझ गया। जिस तरह जैसे प्रॉपर्टी इतनी जरूरी है कि उसके बिना एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, जैसे हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी एसेंस है, हाँ, वैसे
टाइम असेंस ऐसा एग्रीमेंट में ही हाँ, शो होना चाहिए, हाँ। एग्रीमेंट बोलना चाहिए, सिर्फ कैजुअली लिखने से कुछ नहीं होगा। अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए सेलर्स को, अच्छा। फेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल ये तो हुआ एग्रीमेंट साइन करने की बात की कहानी, अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, अभी एग्रीमेंट साइन करना है, तब क्या पोजीशन है, मतलब तब क्या ध्यान देना चाहिए बायर को देखिए एग्रीमेंट कि उसका कहीं फंस ना जाए फ्यूचर में जाके? ऐसा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। एग्रीमेंट जो बन रहे हैं वो वन साइडेड बन रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स या डीड राइटर्स जो है सेलर्स के तरफ लोडेड करके काम कर रहे हैं। अगर किसी एक्सपीरियंस एडवोकेट के थ्रू ले तो बायर सेलर्स की भी जिम्मेदारी कुछ फिक्स कर सकता है। मैं समझ गया, जिस तरह एग्रीमेंट में सिर्फ बायर की ही एक तरह जिम्मेदारी है कि आप पैसे लेकर आओ, सेलर फ्री बैठा हुआ है, नहीं, सेलर की भी जिम्मेदारी कुछ फिक्स है। जिम्मेदारी जो है, बहुत जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी फिक्स की जा सकती है कानून के हिसाब से। वो केस टू केस डिफर होगा, वो अंडरस्टैंड करके होगा। और अगर बायर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, सेलर भी नहीं कर पाया, तो सिर्फ बायर की लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे, दोनों की यहाँ पे लायबिलिटी फिक्स होगी। ठीक है, तो अगर मैं सेलर की तरफ से सोचूं कि उसको पैसा नहीं मिल पाया टाइमली जो कि उसने एग्रीमेंट में लिखा था, तो और उसने वो जब्त कर लिया पैसा, तो ऐसा कब होगा जब वो कोर्ट में जस्टिफाई कर सके जो मैंने फोरफिट किया अमाउंट वो सही लीगल तरीके से किया है और वो इलीगल नहीं है? ऐसा कोर्ट में से क्या शो करना पड़ेगा? देखिए, शो करने के लिए सबसे पहले उसे ये दिखाना पड़ेगा कि उसका जो राइट क्रिएट हुआ अंडर द एग्रीमेंट वो अनचैलेंजेबल है, जस्टिफाइड है। टाइम इज द एसेंस, शो करना पड़ेगा, सिर्फ बाय मेरे राइटिंग से नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। उन सारी सिचुएशंस को एट द टाइम ऑफ झगड़ा पड़ा उस दिन सोचने का नहीं है, फॉरफिट किया उस दिन प्लानिंग करने का नहीं है, कोर्ट में जब गया उस दिन सोचने का नहीं है, जिस दिन एग्रीमेंट बना रहा है वो उस दिन सोचने का है कि मैं फॉरफिट करूंगा तो दूसरा आदमी तिल मिलाएगा, बायर अपने वकील के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, हमारे पास क्या उपाय होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया हुआ है, वेरियस कंडीशंस है, कंडक्ट है, पोस्ट एग्रीमेंट का भी कंडक्ट है, इंटेंशंस भी है। जैसे आपको ये बताता हूँ, आपने एग्रीमेंट में लिखा कि फॉरफिट कर लेंगे, नहीं दिया। एक एग्रीमेंट में नीचे लिखा कि ये ऑप्शन होगा कि हम उसको ब्याज लेकर भी एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। मैं समझ गया। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसी में एक जो क्वेश्चन मन में आता है कि अगर बायर उसे टाइम मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 4-5 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, और वो टाइम दे देता है, तब भी तो यही होगा कि टाइम जो है एसेंस नहीं है। देखिए, अगर वहाँ लिख दिया उसने कि ब्याज देगा या मैं एक्सटेंशन कर सकता हूँ, कुछ चाहे डिस्क्रिप्शन होगा ही में एक्सटेंशन, अगर नहीं भी लिखा हो और टाइम मांग रहा है और वो दे दिया 7 डेज का, अब वो किस कंडीशंस पर दे रहा है टाइम, क्या एग्रीमेंट बनाकर दे रहा है, किस ढंग का दे रहा है, वो कैजुअल है। कैजुअल में लिखता है कि ठीक है आपको मैं बैंक इंटरेस्ट लेकर दे रहा हूँ, तो वो जो वो फ्रेश एग्रीमेंट कर ले ताकि कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, नहीं रहे, उसको टाइम एसेंस में हो, सिर्फ कैजुअल वे में नहीं होगा। जो पहले एग्रीमेंट में सिचुएशंस है वही सिचुएशंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी सेलर्स को, एक्सटेंशन ऑफ टाइम में दे दिया तो टाइम इज नॉट द एसेंस, वो डाइल्यूट कर लिया अपना। या फिर उसको इतना स्पेसिफिक लिखे फ्रेश एग्रीमेंट में कि वो टाइम क्यों वो 4 दिन बढ़ा रहा है, और वो कैसे वहां पे एसेंस ही रहेगा। एसेंस कैसे होगा, सिर्फ कंसीक्वेंस लिखने से नहीं होगा, उसकी स्टोरी उसको, क्योंकि कंसीक्वेंस स्टैट्यूट के थ्रू नहीं आ रहा है, वो भाई वो एग्रीमेंट आ रहा है आपके बीच में, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोर्ट कानून समझना चाहेगा ना। बैकग्राउंड तो साइलेंट है। अगर सेलर ये सारे पॉइंट्स इग्नोर कर दे, लॉ को ध्यान ही ना दे, और फोरफिट कर ले, और कल को और वो प्रॉपर्टी बेच भी दे थर्ड पर्सन को, फोरफिट भी कर ले, किसी को बेच भी दिया, अब कल में कोर्ट में झगड़ा गया ये, और कोर्ट ने बोल दिया कि जो आपने फोरफिट किया था वो इलीगल था, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है? देखिए, जो बेचा है उसने, पहली बात है वो बोनाफाइड बेचा है, या जिस परचेजर ने पार्टिसिपेट किया इस एग्रीमेंट को फ्रस्ट्रेट कराने के लिए, पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने बोनाफाइड बेचा है, तो उसे कंसिक्वेंस कुछ और होंगे, मैं बता रहा हूँ, और पार्टिसिपेट किया तो उसे कंसिक्वेंस कुछ और होगा। तो इसमें 2-3 रेमेडी जा सकती है। एक तो तरीका ये है कि आपने जो अर्नेस्ट मनी जो भी पैसे दिए हैं वो वापस कोर्ट दिलाएगी, उसके साथ इंटरेस्ट दिला देगी। लेकिन अगर बायर कहे कि नहीं मुझे तो प्रॉपर्टी ही लेनी है,
अब इतने सस्ते में मिलेगी नहीं, इंटरेस्ट लेकर भी है, तो इंटरेस्ट ना दिलाकर उसको डैमेजेस दिला सकती है। ठीक है। उसको बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशंस प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर उसको दिखाना है कि हमारे साथ सारा काम फ्रॉडलेंट हो गया, और जो नया बायर है वो मिला हुआ है, वो फ्रॉडलेंट, तो फ्रॉड विटियर्स ऑल सोलेम एक्ट्स, तो इसमें जो सेल डीड बनी है उसकी वो भी कैंसिल होगी। वो कैंसिल हो सकती है। वो परचेजर जो नया परचेजर है, वो राइट अपना जो भी बनता है उसके हाँ, वो क्या एक्सरसाइज बोलते हैं, तो करता फिर है। मैस ने प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, जो करना पड़े करे। उसका किराया भी पे करेगा। हाँ, मतलब कोर्ट इज नॉट पावरलेस, क्या करेगी, सिचुएशन विल डिपेंड अपॉन ईच केस ऑफ दैट। फैक्ट्स ऑफ द केस है। तो जैसे आपने पहले बताया सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया, वो लेट डाउन किया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस गए हैं इसका मतलब। और सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम ही केस पहुंचते हैं, उससे पहले हाई कोर्ट में कितने केस रहे होंगे, लोअर कोर्ट्स में कितने केस रहे होंगे। तो अगर इतने झगड़े हैं तो ये झगड़े असली में है क्यों, मतलब इतना क्या गलती कर रहे हैं सेलर और बायर एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, और साथ में आप ये बताइए इनको एडवाइस क्या देते हैं ताकि जो है मैं बताता हूँ। पहले तो आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन 5 जज बेंच की रूलिंग है, 1993 की है। और उससे पहले भी आए हैं, 1977 में भी है, और 1988 में भी है, और 1993 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग आई है, बाद में फॉलो भी हुई है, और लेटेस्ट रूलिंग 2021 में है। अच्छा। और उसमें साफ साफ कहा है कि सेल एंड परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज में प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो टाइम एज एसेंस ऑफ एग्रीमेंट है, कभी रिगार्ड नहीं हुआ, इंडिया में भी इंग्लैंड में भी। और प्रिजम्पशन जो है फेवर ऑफ द बायर है कि टाइम नॉट एसेंस है। ये बात क्लियर हो गई। आपको अगर उसके साइटेशन चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। हाँ, मैं और जो आपने पूछा कि गलतियां क्या करते हैं, देखिए लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एग्रीमेंट का महत्व नहीं समझते। वो समझते हैं कि चलो सीधे साधे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर बीच में है तो साइन कर दो उसको, प्रिंटेड फॉर्म में, और कुछ खर्च किया 500,000 रुपये में, जाकर डी राइटर से लिखा के ले आया, उसे विजुलाइज नहीं किया। शर्मा शर्मी में पहले काम किया और बाद में जाके हाँ, ये काम किया। लेकिन होना क्या चाहिए, आप हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं और आप एक हार्ड एंड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, जायदाद जिसको बोलते हैं, तो आपको इसमें इनको एक अच्छे वकील से सलाह लेके, अगर आपके एरिया में अच्छा वकील नहीं है तो ऑनलाइन आज क्या वकील से, और ये ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं, एग्रीमेंट को बता सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ले सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आपके इंटरेस्ट उसमें बहुत सारे प्रोटेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पूरा एग्रीमेंट का तो नहीं दे सकता, इट विल डिफरेंस। आपने अर्नेस्ट मनी की बात की है, एक लेम बायर की तरफ से कोई है वकील, डी राइटर, तो कैसे लिखेगा, इन एक्सपीरियंस आदमी कैसे लिखेगा? अगर बायर ने समय सीमा के अंदर पैसे नहीं दिया तो जो अर्नेस्ट मनी जमा किया वो जब्त हो जाएगा, यही लिखेगा। इन एक्सपीरियंस आदमी कैसे लिखेगा? अगर समय सीमा के अंतर्गत अगर बायर ने पैसे विदाउट सफिशिएंट कॉज जस्टिफिकेशन के नहीं दे पाया मतलब तो सेलर जो है जब्त करने का अधिकार होगा, या उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी पीरियड लेट होगा। मैं समझ गया, वहां पे वो उसे प्रोटेक्शन हो गया, बायर का प्रोटेक्शन हो गया, और ये क्लॉज जस्ट एंड फेयर टू बोथ, मतलब जो सेलर को भी प्रोटेक्ट करता है। 2 वर्ड से जस्ट जो वो रीजन से नहीं ला पाया, उसी की वजह से जो है वो चेंज हो गई, पूरी पोजीशन चेंज हो गई। और सेलर की भी तरफ से है, उन्हें इनएक्सपीरियंस आदमी ने लिखा है, उसको जरूरत है बेटी की शादी के लिए, और वो फंस गया, बेटी की शादी भी फंस रही है, प्रॉपर्टी भी फंस रही है, झगड़े में भी जा रहा है, तो ये सिचुएशन अवॉइड हो सकता है। तो जो मैं पूरी बात समझा हूँ जो पूरे झगड़े को देखते हुए, कि सिर्फ लिखने भर से एग्रीमेंट में टाइम असेंस नहीं हो रहा, उसके पास जब्त करने का राइट नहीं आ रहा, नहीं, टाइम असेंस है ऐसा एग्रीमेंट खुद बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, लीगल राइट नहीं है, कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। हाँ, स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बन रहा है। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो पॉइंट है टाइम एज एन एसेंस ऐसे एग्रीमेंट्स में, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता होगा, और अगर आपके कोई और इश्यूज भी हैं सेल परचेज में, कोई और परेशानी में भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ में आप अपनी राय दीजिए कि अगर ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है और अर्नेस्ट मनी जब्त होने की बात आ रही है क्योंकि वो पैसे देने में लेट हो गया बायर, तो ऐसे में उसका अमाउंट जब्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।